नमस्कार बच्चों, आज अपन देखेंगे गृह विज्ञान का कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक है अपना शैशवावस्था में पोषण। ठीक है, जो शैशवावस्था में पोषण होता है मैंने आपको बताया था आहार आयोजन, पढ़ाया था ना आहार आयोजन, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए थे, आंसर्स भी बताए थे। तो अपन पर्टिकुलर स्टेजेस वाइज अब पोषण की ओर चलते हैं कि हर स्टेज में किस तरीके से व्यक्ति को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दो शब्द दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? दो शब्द दिख रहे हैं। पहला है शैशवावस्था, पहला है शैशवावस्था। अब जो ये शैशवावस्था होता है उसको अपन दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहली होती है नवजात शिशु की अवस्था, ठीक है, और दूसरी होती है शैशवावस्था। आई बात समझ में? अब जो नवजात शिशु की होती है अवस्था, ये होती है शिशु के जन्म से 1 माह तक, और ये होती है 1 माह से 2 वर्ष तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो एक बार, फिर मैं समझाती हूँ आपको। हाँ भाई, तो अपन ने समझा शैशवावस्था नवजात शिशु की अवस्था, शिशु के जन्म से 1 माह तक की जो अवस्था होती है उसे अपन नवजात शिशु की अवस्था कहते हैं। जब शिशु गर्भ में रहता है तो उसका भरण पोषण माँ के संपर्क में आकर ही गर्भाशय के अंतर्गत होता है, यह अपन ने पढ़ा था। फिर आफ्टर इट अपन ने देखा कि शैशवावस्था में 1 माह से 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वो इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस स्टेजेस के अंदर क्या होता है, वह अपनी 6 माह तक केवल माता से ही क्या प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। अपन क्या देखेंगे कि 6 माह तक बालक माता के दूध से ही पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, आई बात समझ में? रिपीट कर देती हूँ, शैशवावस्था नवजात शिशु की अवस्था होती है जो 1 माह तक की होती है। ठीक है, दूसरा अपन ने देखा शैशवावस्था जो 1 माह से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। फिर अपन ने देखा 6 माह तक बालक माता के दूध पर से ही क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है, अर्थात 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। ना तो कोई पानी पिलाना चाहिए, ना कोई गुड़ला, ना कोई घुट्टी, ना कोई दवाई, कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप उसको दाल का पानी भी दे रहे हैं, उबला आलू भी दे रहे हैं, चावल भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि हम खा रहे हैं तो ये बालक भी खा ले, बालिका भी खा ले, जो 6 माह से कम एज में है, अगर आपने उसको खिला दिया है तो इसका मतलब है आप उसका पाचन तंत्र को खराब करने में पूरा योगदान दे रहे हैं। भाई क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 6 माह तक माँ का दूध ही शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। ये भी आपने सुना होगा, सुना है ना? पानी भी नहीं देना चाहिए क्योंकि पानी में पचाने की क्षमता नहीं होती है किसकी, एक बच्चा जो 6 माह से हो चुका है। इसी कड़ी में अपन ने देखा, मैंने आपको बताया भी कि 6 माह के पश्चात शिशु को अतिरिक्त आहार दिया जाता है, जिसके अंतर्गत उबला आलू, चावल, दाल का पानी, ये सब चीजें क्या करते हैं, उसके बाद देते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैम हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैं आपको पहले इसकी इंट्रोडक्शन दे दूं कि इसके अंतर्गत बेसिकली क्या है। ठीक है, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है।
क्योंकि उसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा सब कुछ शिशु की संरचना के अनुसार उसके जो पाचन तंत्र है उसी के अनुसार होती है। आगे बात समझ में। और 6 माह के बाद आप उसे उबला आलू भी दीजिए, चावल भी दीजिए, है ना, दाल का पानी भी दीजिए, मैश करी हुई सब्जियां भी दीजिए। और देना इसलिए जरूरी है क्योंकि 6 माह के पश्चात शिशु के पाचन तंत्र की जो क्रियाविधियां होती हैं वो बढ़ जाती हैं, उसकी आवश्यकता अधिक हो जाती है। और अगर बालक को अतिरिक्त पोषक युक्त आहार नहीं दिया जाता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा कुपोषित हो जाता है। कुपोषित मतलब मेल नरिश हो जाता है। समझ में आ गई। तो सुपोषित रखने के लिए उसे अतिरिक्त आहार की आवश्यकता बढ़ जाती है। ओके, चलिए ये सारी चीजें मैं थोड़ा सा लिख भी देती हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए। पॉज करके लिख लेते हैं, है ना, फिर लिखने के साथ साथ याद भी करते चलो प्यारे बच्चों। आपने क्या देखा कि 6 माह तक इसको लिखिए, अभी समझाऊंगी मैं। हाँ भाई, तो अपन ने क्या देखा कि 6 माह तक माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है और 6 माह के पश्चात जो अतिरिक्त आहार दिया जाता है इसे पूरक, परिपूरक या अनुपूरक आहार कहते हैं। ये यहाँ पे बन जाता है IMP। क्यों बन जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है 1 या 2 नंबर में। सीधा वो आपको पूछेगा कि पूरक, परिपूरक या अनुपूरक आहार किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि 6 माह के पश्चात जो आहार दिया जाता है कहते हैं, जैसे कि उबला आलू, उबला आलू, चावल, दाल का पानी, फल आदि। ठीक है, मैश करे हुए बच्चे के जो दांत होते हैं वो 6 माह के बाद आने लग जाते हैं। तो क्या होता है, जब आने लग जाते हैं तो इस सिचुएशन से आप उसे फूड भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। लिख लो इसको एक बार। चलिए बहुत तक इसको लिख लेना, आगे चलते हैं। मुझे एक शिकायत है कि कुछ बच्चे तो काम करके दिखाते हैं और कुछ नहीं दिखाते हैं, ना कुछ याद करके बताते हैं। तो ऐसा मत करिए प्लीज, पढ़ाई कीजिए। अब अपन देखते हैं कुछ फैक्ट्स। शैशवा अवस्था के दौरान
पहली चीज अपन देखते हैं कि शिशु के जन्म के समय, ऐसे देखिए अपन, शिशु के जन्म के समय औसत कितना भार होना चाहिए। क्या कितना लिखिएगा, शिशु के जन्म के समय शिशु का भार 3 से 3.5 किलो होना चाहिए। आगे बात समझ में, ये बहुत अब आप सोचेंगे ये आईएमपी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल हो थ्योरी हो सब में काम आएगा। क्वेश्चन सीधा ही बनता है कि शिशु के जन्म के समय औसत कितना भार होना चाहिए शिशु का। तो शिशु के जन्म के समय शिशु का भार 3 से 3.5 किलो के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये तो इसको एक बार। अगर दूसरी बात, अगर इसका जो शिशु का जन्म हुआ है और उसका जो वेट है वो 3 किलो से कम है, ठीक है, जैसे 2.8 है, 2.7 है ना, तो या फिर अपन 2.5 माने तो वो अंडर वेट माना जाता है, मतलब वो बालक कुपोषित माना जाता है और कुपोषित के अंतर्गत भी अल्प पोषित माना जाता है। क्या माना जाता है? अल्प पोषित। ठीक है, आई बात समझ में। अब भाई एक बालक का जन्म हुआ, उसका वेट था 4.5 किलो वजन का, तो वो होगा, वो भी कुपोषित की श्रेणी के अंतर्गत आएगा, परंतु वो कौन सी श्रेणी में आएगा प्यारे बच्चों? वो आएगा कुपोषित के अंतर्गत अति पोषित श्रेणी। आगे बात समझ में, बात को मैंने क्लियर कर दिया है, इसको याद करो, है ना। चलो याद कर लेना, ब्रेन में याद हो जाएगा। यूनिट हमेशा लगानी केजी, किलो। फिर अपन ने क्वेश्चन नेक्स्ट देखना, शिशु के जन्म के समय भाई शिशु के जन्म के समय शिशु की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो शिशु की लंबाई होना चाहिए 12 क्या है बच्चों की, जो अपन पढ़ रहे हैं 12th में, है ना, और समय आप जानते हैं क्या स्थिति चल रही है, परीक्षा तो संभवतः 100% होगी, तो अपन क्वेश्चन फ्रेमिंग से समझेंगे, तो एक पांच दो काज वाली कंडीशंस आ जाती है, इसलिए क्वेश्चन भी बता देती हूँ साथ में कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा, तो आपके क्योंकि उत्तर किस प्रकार से लिखना है ये भी आप समझ जाएंगे। ये क्वेश्चन सीधा ऐसे ही आता है कि शिशु के जन्म के समय एग्जामिनर भी आपसे पूछ सकती है प्रैक्टिकल में लंबाई कितनी होनी चाहिए। अब आप क्या सोचते हैं कि कुछ सोचते हैं कुछ और कुछ सोचते हैं कुछ, पर इसका सच्चाई ये है कि इसकी लंबाई होनी चाहिए 48 से 50 सेंटीमीटर के बीच में शिशु की लंबाई होनी चाहिए। लिख लीजिए इसको, आगे करते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं।
शिशु के जन्म के बाद 6 माह में शिशु का भार कितना होना चाहिए? तो शिशु के जन्म के बाद 6 माह में शिशु का भार जन्म का दुगना होना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। आ गई बात समझ में, क्योंकि शिशु के जन्म के बाद 6 महीने की बात कर रहे हैं अपन। 6 माह में शिशु के भार का कितना होना चाहिए? दुगना होना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, 2 गुना। जन्म के समय शिशु का वजन था 3 किलो, 6 महीने पे कितना हो जाना चाहिए? 6 किलो। अगर 6 किलो से कम है बच्चा, 4 किलो का ही हुआ है या 5 किलो का ही हुआ है, तो वो अल्पपोषित की श्रेणी में आ गया है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और उसको दूर करने के लिए क्या करना है? पोषण युक्त भोज्य पदार्थ शिशु को उपलब्ध कराने हैं। तो ये सब बातें आपको याद करके और समझ के चलनी है। ठीक है, होम साइंस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो आपके आम जीवन में बहुत मदद करता है, पर इस चीज को समझते हुए चलिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 4 पॉइंट। शिशु के भार का एक साल में कितना गुना होता है? ये बहुत, ये जो वन वर्ड है ना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अब आप लोग याद कर लेते हो 6 मंथ्स में 6 हो रहा था, 6 हो रहा था, डबल दुगना हो रहा था, तो आप 1 ईयर में भी 6 बोल जाते हो, तो वो गलत है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी का बेस्ड का भी क्वेश्चन है। तो उसको समझिए, ये कितना हो जाता है प्यारे बच्चों? शिशु के जन्म के भार का तिगुना एक साल में शिशु का भार हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं 5 नंबर का। इसको उठाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के एक साल में लंबाई में कितनी वृद्धि होती है? तो शिशु का एक साल में
लंबाई में 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर वृद्धि होती है। लिख लो, इसको भी समझाती हूँ। ओके, लिख लीजिए। हाँ भाई, तो अपन ने क्या देखा, इनको याद कर लेना। 6 महीने में कितना हो रहा था वेट का दुगना, और 1 ईयर में कितना हो गया तिगुना। अब 3 गुना हो गया, तो मान लीजिए बच्चे का वेट कितना होना चाहिए, 10 किलो के करीब, 9 to 10 kg के करीब। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 1 साल के शिशु का भार कितना होना चाहिए। तो माइंड में कैलकुलेशन कर ली, ये क्वेश्चन भी आ सकता है ना। तो आप उसे बताएंगे जन्म के भार का 3 गुना होना चाहिए 1 ईयर। तैयार क्वेश्चन। चलिए फिर अपन आगे चले। फिर था एक शिशु का 1 साल में लंबाई में कितनी वृद्धि होती है, मतलब कितने सेंटीमीटर। भाई जन्म के समय तो 50 सेंटीमीटर होना चाहिए आइडियल, अपन देखें औसतन। उससे कम है तो लंबाई कम है बच्चे की, उससे ज्यादा है तो लंबाई ज्यादा है। लंबाई आगे बात समझ में, क्योंकि बच्चे का जन्म लेट होता है तो लेटर वाली कंडीशन में होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग उसको मेजर करते हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखा 1 ईयर में लंबाई में 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। चलिए लिख लीजिए, इसको आगे चलते हैं। बेटा ये सारे वन वर्ड्स वाली बातें हैं, और ये क्विकली बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन फ्रेमिंग से बता रही हूँ। क्योंकि अभी अपन थ्योरेटिकली देख लें तो अपन पूरा रट लेंगे, उसको ऊपर कुछ समझ में नहीं है। अब अपन क्वेश्चन फ्रेमिंग करके देखेंगे तो वो चीज अपन उसको याद करते चलेंगे। आगे बात समझ में। फिर अपन देखते हैं जन्म के समय शिशु के शरीर में 75% जल उपस्थित होता है, 75%। लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। ये सब 1 नंबर के क्वेश्चन आपके तैयार हो गए सब।
कितनी होती है? 12 से 15%। याद हो गया? चलिए, याद हो गया? छू। पापा ये देखना कि जन्म के समय शिशु के शरीर में 75% जल उपस्थित होता है। हो गया? बॉडी के अंदर कितना हो गया? 75%। वही दूसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ कि एक सामान्य शिशु के शरीर में, एक सामान्य व्यक्ति के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? कितना होता है? 60 से 70%। आगे बात समझ में कि यहाँ जब जन्म हो रहा है तो 5% या 10% क्या है? ज्यादा है। और धीरे 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 जैसे ही जो बच्चा होता है बाहर के वातावरण में रहता है, उसका बॉडी में वाटर कंटेंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट अपन ने देखा जन्म के समय शिशु के शरीर में वसा कितनी प्रतिशत होती है? फैट कंटेंट जो एक्स्ट्रा होता है वो कितना होता है? 12% से अपन देखें तो 15% के बीच में वसा का जवाब एक्स्ट्रा में अपन माने तो बच्चे के अंदर होता है। चलिए लिख लीजिए इसको। लिख लेना पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य मनुष्य के शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है? ओके, सामान्य मनुष्य के शरीर में 60 से 70% तक जल उपस्थित होता है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नवजात शिशु की हृदय की गति अधिकतम कितनी होती है? तो नवजात शिशु की हृदय की गति 120 से 140 प्रति मिनट। चलिए, सामान्य मनुष्य के शरीर में जल कितने प्रतिशत मात्रा में उपस्थित होता है? तो सामान्य मनुष्य के शरीर में 60 से 70% तक जल उपस्थित होता है। और नवजात शिशु की हृदय की गति अधिकतम कितनी होती है? तो नवजात शिशु मतलब जो बच्चा न्यूनेट है, नया जिसने जन्म लिया है, उसकी हृदय हार्ट बीट देखिए आप 120 से 140 प्रति मिनट इतनी तेज गति से बच्चे का हार्ट पंप करता है जब उसका जन्म होता है। ठीक है, और फिर उसको उल्टा करके थपकी देके रुलाया जाता है ताकि उसकी सांस की जो गति नली होती है वो बिल्कुल क्लीन हो जाती है और बच्चे को रोने से क्या होता है? ठीक है, रोने से ये वाली जो गति होती है वो नॉर्मल हो जाती है और बच्चा सामान्य हो जाता है। अगर वो नहीं रोता है तो डॉक्टर उसको प्रेशर से रुलाते हैं। आई बात समझ में? ये भी बहुत कंपलसरी चीज होती है अपनी बॉडी के अंदर, है ना? तो देखते हैं। फिर अपन ने देखा हृदय की गति कितनी होती है? 120 से 140 प्रति मिनट। ठीक है बच्चों, देखिए जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एक तो इसको नोट डाउन कीजिए, याद करिए और मुझे कॉपी जरूर चेक कराइए।
कोई परेशानी है तो आप मुझसे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में अपन ने समझा शैशवावस्था में पोषण, माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्यों है, 6 महीने तक, 6 माह के बाद अतिरिक्त आहार दिया जाता है, इसके पूरक, परिपूरक या अनुपूरक आहार कहते हैं। फिर अपन ने देखा कि जो बच्चा होता है क्योंकि वो शैशव है, ठीक है, वो एक न्यूनेट है, वो एक न्यू बॉर्न बेबी है, वो 2 साल तक की कंडीशंस में क्या क्या उसके अंदर हो रहा है वो सब अपन ने पोर्शन फ्रेमिंग करके समझा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं बच्चों नए वीडियो में मैं आपको इसके और पार्ट्स बताऊंगा। धन्यवाद।